आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के प्रश्नों के उत्तर। तो अध्याय 9 को हम देखेंगे, बाकी अध्याय पहले से कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें बाकी अध्यायों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अध्याय 9 में अनुवांशिकता एवं जैव विकास दिया है। इस अध्याय से आपको 4 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। 2 अंक के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब 1 नंबर वाला क्वेश्चन और 2 अंक के अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको इस अध्याय से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसके अंदर जो प्रश्न दिए, जितने भी सही विकल्प चुनकर लिखे उनका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है, लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो इसमें आपको आंसर लेना है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब ऑप्शन लेना है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद दूसरा है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है लेना है गुणसूत्रों द्वारा। ठीक है, तो गुणसूत्र के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। तीसरा प्रश्न है, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र में पाए जाने वाले संयोजन हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है एक्स एक्स, क्योंकि उन स्त्रियों के में एक्स एक्स, ठीक है, लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद है चौथा, देखो, मेंडल के प्रयोगों में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं कहलाते हैं। तो प्रभावी जीन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है प्रभावी जीन लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है वो 1 जोड़े या फिर 23 जोड़े, दोनों आ गए ना। देखो यहाँ पे ऑप्शन दोनों है, 23 जोड़े और 1 जोड़े। तो अगर 1 जोड़ा नहीं लिखा रहेगा तो आपको 23 जोड़ा लेना है, और 23 जोड़ा और 1 जोड़ा दोनों लिखा है तो आपको 1 जोड़ा उठाना है। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखो, मनुष्य में अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे 44 होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 44 लेना है। इसके बाद मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 2 होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए जो है वो गुणसूत्र में पाया जाता है। जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं। तो जीन कोशिका के गुणसूत्र में ही पाए जाते हैं। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। तो जो प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के पहला प्रश्न क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये त्रैमासिक पेपर में भी आया था और ये जो है बोर्ड का ही प्रश्न है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आने के। ठीक है, चलो देखते हैं। इसके बाद देखो इसका आंसर क्या होगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर के पौधे आसानी से उपलब्ध हो जाता था। यह 1 साल में कई बार लगाया जा सकता था। इसके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमतावान है। इसमें परागण को आसानी से किया जा सकता था। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते थे और इसका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था। इसलिए मेंडल जो थे वो मटर के पौधे का उपयोग करते थे। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, प्रभावी एवं, यहाँ पे देखो प्रभावी एवं प्रभावी लक्षण है। ये प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं ये बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर मिल गया आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाला संतान में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान मादा होती है। लेकिन जब किसी अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाला संतान एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान नर होता है। ठीक, समझ में आ गया। कब? जब एक्स एक्स मिलेगा तो मादा पैदा होगा मतलब लड़की, और एक्स और वाई गुणसूत्र मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी प्रजाति का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। तो इसका आंसर देख लो। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है, ये प्रश्न है। ठीक है, उत्तर देखते हैं। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज के अस्तित्व की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वह स्पीसीज स्वयं को वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम हो जाता है। ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं, अनुवांशिकता किसे कहते हैं। तो माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका मेन आंसर है। आप देख लेना, यहाँ पे पूरा देख लेना। अब मैं आपको समझाता हूँ अनुवांशिकता के बारे में। अनुवांशिकता जो है वो एक प्रकार से सिकलिन बीमारी, सुनो है ना, सिकलिन
सिकलिंग जो होता है वो सेम वही है अनुवांशिकता। मतलब देखो अनुवांशिकता को इस तरह समझो, अगर किसी के पिताजी गंजे हो रहे हैं तो उसके बेटे भी फ्यूचर में गंजे हो जाएंगे। तो ये होता है अनुवांशिकता। मतलब जो पिता हो रहा है तो उसके बच्चे भी होंगे, तो ये अनुवांशिक। जैसे कि पिता को डायबिटीज़ है तो अगर उस समय उसका बच्चा होता है तो उसके बेटे को भी डायबिटीज़ होगा, माता पिता किसी को। तो ये होता है अनुवांशिकता जो अपने माता पिता से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो भी चीज़ हो, जो बीमारी उमारी जो भी चीज़ पाया जाता है वो अपने माता पिता से पाया जाता है, उसी को हम कहते हैं अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।